भाषा इस विशेष बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी दीपाली और तमाम खबरें आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को विकसित भारत का बताया शिल्पकार। लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, हर सेक्टर में भारत को लहराना है परचम। सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त करने को बताया सफलता का मूल मंत्र। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पहुंचे मुर्शिदाबाद। हिंसा पीड़ित लोगों से की मुलाकात। कहा, ममता बनर्जी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर नहीं लगा रही लगा। विदेशी धरती पर एक बार फिर बिगड़े राहुल गांधी के बोल। चुनाव आयोग की नीयत और निष्पक्षता पर उठाए सवाल। भाजपा ने राहुल पर विदेश में देश का नाम खराब करने के लगाए आरोप। कहा, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना राहुल की पुरानी आदत। नक्सल मुक्त भारत अभियान को बड़ी सफलता। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी सहित 8 नक्सलियों को किया ढेर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए जारी है अभियान। और ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन। 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पीएम मोदी ने जताया शोक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक सेवकों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारत को शासन, पारदर्शिता और नवाचार का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का आकांक्षी समाज, चाहे वह युवा हो, किसान हो या महिलाएं, अभूतपूर्व सपने देख रहा है और इन सपनों को पूरा करने के लिए उतनी ही तेज गति से प्रगति जरूरी है। उन्होंने लोक सेवकों को नए भारत का शिल्पकार बताते हुए पुरानी प्रणालियों को छोड़कर वैश्विक चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने और जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में लोक सेवकों को संबोधित किया और कहा कि भारत आज शासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित है और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ब्लॉक और जिला स्तर पर कोई लाल फीताशाही न हो, तभी अपने लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शासन की गुणवत्ता इस बात से निर्धारित होती है कि योजनाएं कितनी गहराई तक जनता के बीच पहुंचती हैं और उसका जमीनी स्तर पर कितना वास्तविक प्रभाव हुआ है। इस बार सिविल सर्विसेज डे के थीम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रखी गई है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, देश की जनता से हमारा वादा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी नो विलेज लेफ्ट बिहाइंड, नो फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, नो सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड। असल प्रगति का मतलब छोटे बदलाव नहीं, बल्कि फुल स्केल इंपैक्ट होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए विकास के रथ के हर पहिए को एक साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो तेजी से बदल रही है और हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और नीति निर्माता पुरानी प्रणालियों से काम नहीं कर सकते। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऐसे में बेसिक सुविधाओं की सैचुरेशन हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको लास्ट माइल डिलीवरी पर हमेशा बहुत ज्यादा फोकस करते रहना है।
समय के साथ देशवासियों की नीड्स और एस्पिरेशंस दोनों तेजी से बदल रही है। अब सिविल सर्विस को कंटेम्पररी चैलेंजेस के हिसाब से खुद को एडेप्ट करना होगा, तभी वो रिलेवेंट बनी रह सकती है। हमें खुद के लिए नई नई कसौटियां भी नित्य बनाते रहना होगा और हर कसौटी को पार करते रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का आकांक्षी समाज, चाहे वो युवा हो, किसान हो या महिलाएं, अभूतपूर्व सपने और महत्वाकांक्षाएं रखता है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें उतनी ही अभूतपूर्व गति से प्रगति की आवश्यकता है। उन्होंने तेजी से बदलते समय में वैश्विक चुनौतियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। तेजी से बदलते समय में हमें ग्लोबल चैलेंजेस पर भी गहरी नजर रखनी है। आप देख रहे हैं, फूड, वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए यह बहुत बड़ा संकट है। लंबे समय से चल रहे संघर्षों के कारण कई देशों में हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। इसका असर लोगों पर पड़ता है, रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। डोमेस्टिक और एक्सटर्नल पहलुओं के बीच बढ़ते इंटरकनेक्शन को हमें समझना हुए हमें अपनी रीति और रीति को बदलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवकों को नए भारत का शिल्पकार बताया। उन्होंने इसके लिए दायित्वों को निभाने के लिए खुद को और अधिक सक्षम बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है और देशवासी तेज गति के साथ खुद को ढाल रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, इस बात का जिक्र किया और साथ ही कहा कि बंगाल सरकार और बंगाल के मुख्यमंत्री ने अब तक इस घटना की निंदा तक नहीं की है। 11 तारीख को इस मंदिर को पूरी तरीके से वैंडलाइज किया गया। देव देवियों की मूर्ति जो थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। एक भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। वहीं भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल हिंसा मामले पर ममता बनर्जी को उसका दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद की भयानक स्थिति का पूरा विवरण राज्यपाल को दिया है। पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू बहुत भयानक स्थिति में है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये कोई दंगा नहीं बल्कि ये टीएमसी विधायकों पार्षदों द्वारा बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। राज्य में दंगा भड़काने में ममता बनर्जी का पूरा समर्थन और हाथ है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए हम एनआईए की जांच चाहते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। एनसीडब्ल्यू बोलिए, एनएचआरसी बोलिए, आज सबको ही रिपोर्ट दे रहे और मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, जो भयंकर स्थिति है अभी भी, उसका पूरा विवरण दिए हैं ऑनरेबल गवर्नर को। अभी देखना है कि आगे में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही एक भयानक स्थिति में पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू है। आज ये कोई दंगा नहीं है, ये बहुत प्लान करके 3 महीना से प्लान करके वहाँ ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट, पूरा हाथ है। और ममता बनर्जी को हम देखे ही है जो स्टेटमेंट वो दिए है कि हम लोग ये वक्फ आइन को यहाँ पर लागू करने नहीं देंगे,
आप लोग को कुछ कहना है तो केंद्र में करिए। हम लोग को NIA इन्वेस्टिगेशन चाहिए ताकि सच निकल के आए। वहीं विदेशी धरती पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर आरोप लगाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी याद रखें कि उन्होंने डकैती की है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का केस डकैती का केस है। विदेश में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। जिस थाली में खाते हैं उस पर छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। भारत यात्रा पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। इससे पहले उपराष्ट्रपति का नई दिल्ली पहुंचने पर पालम हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी अगवानी की। वेंस के तीनों बच्चे इस दौरान भारतीय परिधानों में नजर आए। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सपरिवार अक्षरधाम मंदिर के भी दर्शन किए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति अक्षरधाम में करीब 55 मिनट रहे। उपराष्ट्रपति ने भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने भारत उपवन का दौरा किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति का पूरा परिवार साथ में था। इसके बाद JD वेंस अपने परिवार के साथ दिल्ली के जनपथ स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम देखने के लिए गए। यहाँ पर भारतीय हस्तशिल्प के उत्पाद मिलते हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों को नक्सल के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में एक की शिनाख्त भाकपा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रयाग मांझी के रूप में हुई है। उस पर राज्य सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। उसे नक्सली संगठन में विवेक के नाम से जाना जाता था। पिछले कुछ महीनों से वह गिरडीह की पारसनाथ पहाड़ी और आसपास के इलाकों में सक्रिय था। झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा में 100 से भी अधिक नक्सली वारदातों में उसका नाम शामिल था। CRPF और पुलिस बल की संयुक्त टीम ललपानिया थाना क्षेत्र के लुगू पहाड़ और उसके तराई वाले जंगल इलाकों में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान जंगल में छिपे नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। सर्च ऑपरेशन में CRPF और झारखंड पुलिस के जवान शामिल हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। झारखंड में इस वर्ष पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अब तक कई नक्सली ढेर हो चुके हैं।
एक बहुत सफलतापूर्वक दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है, और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी JJ, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRPF, ये तीनों ने मिलकर के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को किया। इसमें वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तोयनार थाना क्षेत्र में IED ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में आने से छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के जवान मनोज पुजारी शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि जवान रविवार सुबह तोयनार फरसेगढ़ मार्ग पर सड़क निर्माण की सुरक्षा में तैनात थे, तभी बम पर पैर पड़ने से ये धमाका हुआ। 26 वर्षीय मनोज पुजारी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की 19वीं बटालियन में तैनात थे। घटना तोयनार से करीब 4 किलोमीटर दूर मोरमेड के जंगल में हुई और सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों की टुकड़ियां घटनास्थल की ओर रवाना की गईं। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की नक्सल खात्मे को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जताई। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा अभियान निरंतर जारी है। आज सुरक्षा बलों को नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। झारखंड के बोकारो में लुगू हिल्स में मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए, जिनमें से एक शीर्ष स्तर का नक्सली विवेक, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, और 2 अन्य कुख्यात नक्सली शामिल हैं। हमारा अभियान जारी है और ये हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों से हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में गृह मंत्रालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का और समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। माननीय न्यायालय ने फाइनल अल्टीमेटम अभी दिया है गृह मंत्रालय भारत सरकार को कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर इस मामले के ऊपर अंतिम निर्णय लें कि ये राहुल गांधी जी या भारत के नागरिक हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं। यह अंतिम निर्णय लेने के बाद माननीय न्यायालय को वो क्या बोलते हैं, निर्णय जो लिया है उसका फाइनल डिसीजन, जो ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, जीवो जो इशू करके उसको न्यायालय के सामने पेश करने के लिए न्यायालय ने कहा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स क्योंकि बहुत कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं जो दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जी विदेशी नागरिक हैं, ब्रिटिश के नागरिक हैं, क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से दुगनी नागरिकता नहीं हो सकता है। देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार कर लिया गया है। संचार मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि 25 मार्च तक ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई बढ़कर 42.13 लाख रूट किलोमीटर हो गई है। लगभग 12,21,000 14 फाइबर टू द होम कनेक्शन चालू हो चुके हैं और 1,04,574 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जा चुके हैं। इस परियोजना का उद्देश्य शुरू में देश भर में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना था। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार लाना है, उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। इसमें ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में राउटर के साथ IP/MPLS नेटवर्क, 10 साल तक संचालन और रखरखाव, पावर बैकअप और रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में लीवर स्वास्थ्य संकल्प समारोह का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में JP नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील को दोहराया जिसमें उन्होंने देशवासियों से खाना पकाने में तेल का उपयोग कम से कम 10% तक घटाने और मोटापे से लड़ने के लिए जागरूकता फैलाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि फैटी लीवर को रोका जा सकता है और ये एक हद तक एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ठीक भी किया जा सकता है। दरअसल लीवर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन
FSSAI और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज के सहयोग से किया गया था। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री लिवर डिजीज या लिवर की प्रॉब्लम रिवर्सिबल है, वो रिवर्स हो सकती है। आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाएंगे तो लिवर का ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाती है, और अगर हम जीवन में गड़बड़ रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगा। तो हमें जानना है कि हम खड़े कहाँ हैं, कितना बिगड़ा, कितना ठीक है तो उसे और ठीक कैसे रखना है, गड़बड़ है तो हम वापस कैसे जा सकते हैं। तो इसका आत्मबोध करने का ये कैंप एक जरिया है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए 1 से 4 मई तक होने वाले वेव्स शिखर सम्मेलन के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वेव्स का उद्देश्य भारत को वैश्विक कंटेंट हब के रूप में पहचान दिलाना है। साथ ही क्रिएटर्स, निवेशकों और इनोवेटर्स के बीच सहयोग को भी ये शिखर सम्मेलन बढ़ावा देगा। The waves, the creative economy is India is we have the opportunities, and for that these opportunities our young minds are there also participating, particularly in Madhya Pradesh. 2 young creators also they are going to participate. There's a Waves Bazaar is there, Waves Creators is there, CEOs roundtable conferences are there, like a big event this for the media, for the newspaper, for the satellite TV channel, for the OTT platform, for the digital media, for the filmmakers, all the sector, the entertainment, media and entertainment sector, they come together and they celebrate 4 days. Waves Summit is. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर न्यायपालिका के प्रति दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को भारत के लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में हमेशा बरकरार रखा है। उन्होंने लिखा कि हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट के संबंध में की गई टिप्पणियों से पार्टी को अलग करके इस प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सीएम ने आगे लिखा कि जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि ये व्यक्तिगत राय है और पार्टी के रुख को नहीं दर्शाती है। उन्होंने न्यायिक संस्थाओं के प्रति भाजपा के गहरे सम्मान को दोहराया। भाजपा इस सैद्धांतिक स्थिति को बनाए रखती है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि न्यायपालिका के साथ कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक संबंधों की जांच करना उचित है। कांग्रेस ने कई मौक़ों पर न्यायपालिका के सम्मानित सदस्यों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। सीएम शर्मा ने कुछ जजों का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बिना ठोस सबूतों के जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था। अयोध्या मामले में फैसले सहित कई ऐतिहासिक फैसलों के बाद जस्टिस रंजन गोगोई को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। जस्टिस अरुण मिश्रा को संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के बावजूद अपने न्यायिक फैसलों और कार्यपालिका से कथित निकटता के लिए उनको भी निशाना बनाया गया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ को महत्वपूर्ण मामलों में अपनी व्याख्याओं को लेकर अनुचित जांच का सामना करना पड़ा, खासकर जब फैसले कुछ राजनीतिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे। जस्टिस S अब्दुल नज़ीर पर रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए जाने पर कांग्रेस ने उनकी आलोचना की, जिसमें आरोप लगाया गया कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा है, जबकि अतीत में भी इस तरह की नियुक्तियां हुई हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह पैटर्न कांग्रेस पार्टी के भीतर न्यायपालिका की विश्वसनीयता को चुनौती देने की मानसिकता को दर्शाता है, जब फैसले उनके राजनीति के हिसाब से नहीं होते हैं। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का ईस्टर सोमवार को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित अपने आधिकारिक निवास पर आखिरी सांस ली। वे लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। निमोनिया की शिकायत पर फ्रांसिस पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती हुए थे। पोप फ्रांसिस की मौत की खबर वेटिकन सिटी से दी गई है। वेटिकन के कैमरालेंगो कार्डिनल केविन फेरेल ने घोषणा की कि पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह 9:45 पर निधन हो गया।
पॉप फ्रांसिस रविवार को ईस्टर सेवाओं के उत्सव के दौरान सेंट पीटर बेसिलिका की बालकनी पर नजर आए थे। उन्हें देखने के लिए हजारों लोग वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर पर एकत्रित हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पॉप फ्रांसिस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पॉप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। इस शोक और स्मरण की घड़ी में दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पॉप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यीशु मसीहा के आदर्शों को साकार करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की निस्वार्थ सेवा की जो पीड़ा में थे। उनके लिए उन्होंने आशा की एक किरण जगाई। मैं उनके साथ हुई अपनी मुलाकातों को स्नेहपूर्वक याद करता हूं और उनके समावेशी तथा समग्र विकास के संकल्प से अत्यंत प्रेरित हुआ था। भारत के लोगों के प्रति उनका स्नेह सदैव हमारे दिलों में अमूल्य रहेगा। परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में शांति प्रदान करें। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।